फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके टाइप्स और मीनिंग। ओके, तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ हमारे बीएसआई एकेडमी क्लासेस पे कॉमर्स की कोशिश चल रही है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो या फिर नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके भी आप कॉल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या। Foreign direct investment, it means that when a company or a person from one country invest money in a business of another country. जब कोई कंपनी या पर्सन एक कंट्री से इन्वेस्ट करती है मनी दूसरे कंट्री में, दैट इज अ एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट इज नॉन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का सिंपल मीनिंग होता है जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर प्रॉफिट, दैट इज नॉन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मीनिंग क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। एफडीआई मीन्स इन्वेस्टेड बाय अ फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन द बिजनेस ऑफ अनदर कंट्री। इट मीन्स दैट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉरेन कंट्री में या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है फॉरेन कंट्री में बिजनेस में दूसरे कंट्री में, दैट इज एफडीआई। ठीक है, इन्वेस्टर गेट्स ऑनरशिप। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑनरशिप मिलती है, आपको कंट्रोल मिलता है एंड आप मैनेजमेंट हैंडल करते हो। ठीक है, जनरली 10% और मोर ऑनरशिप इन अ कंपनी। जब आपका 10% या 10% से ज्यादा ऑनरशिप होता है, दैट इज एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉट शॉर्ट टर्म। ये हमारा जो एफडीआई होता है ना, वो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये जो एफडीआई है, ये हमारा इसमें क्या होता है, 10% ऑनरशिप होता है कंपनी में। ठीक है, डिफिनेशन क्या है इसका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन एंटिटी। मतलब आप फॉरेन में दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग लास्टिंग इंटरेस्ट इन कंट्री। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना और कंट्रोल करना, मैनेजमेंट आपके हैंड में हो। ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, सैमसंग जो साउथ एरिया कोरिया की कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो इंडिया में सेटअप की है, तो वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। देखो, सैमसंग एक कहीं और की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, और वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ कर रही है मोबाइल, इंडिया में। जब वो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, वो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज नॉन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारा वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ये यूएसए की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट इन फ्लिपकार्ट, वो इन्वेस्ट कर रही है फ्लिपकार्ट में इंडिया में। ठीक है, तो वो कोई और कंट्री, कहीं और की कंट्री, कोई और कंट्री में इन्वेस्ट करती है, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है फॉर बिजनेस पर्पस, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एफडीआई की, टू एक्सपैंड बिजनेस ग्लोबली। आप बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हो, आप न्यू मार्केट में एंटर कर सकते हो, इससे आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगा, आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो दूसरी कंट्री के, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का बेनिफिट्स ले सकते हो। इंडिया का टेक्नोलॉजी अलग है, साउथ कोरिया का टेक्नोलॉजी अलग है, उनकी बेनिफिट्स आप ले सकते हो जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एफडीआई। बहुत सारे टाइप्स के एफडीआई होते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन, इनवर्ड एफडीआई एंड क्या है हमारा, आउटवर्ड एफडीआई। ठीक है, इनवर्ड एफडीआई वो एफडीआई होता है, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक कंट्री। मीन्स जब आप डोमेस्टिक कंट्री में ही एफडीआई कर रहे हो, मतलब जब आप जैसे कि इंडिया की कंपनी है और इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज इनवर्ड एफडीआई। ठीक है, आउटवर्ड एफडीआई क्या होता है, जब डोमेस्टिक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है फॉरेन कंट्री में, लाइक इंडिया है वो कर रही है अमेरिका में, तो वो क्या होगा हमारा आउटवर्ड एफडीआई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एफडीआई है, तो एग्जाम्पल समझते हैं हम। हॉरिजॉन्टल एफडीआई होती है जो सेम बिजनेस करती है अनदर कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग की आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आप कार का ही कुछ पार्ट कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
तो वो क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एफडीआई, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे एक मैकडोनाल्ड ओपनिंग मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया, ठीक है। मतलब मैकडोनाल्ड्स क्या करती है, एक रेस्टोरेंट की कंपनी है, मतलब रेस्टोरेंट होती है उसकी। तो वो उसी का रेस्टोरेंट कहीं कहीं और पे ओपन कर रही है। तो मैकडोनाल्ड जो है उसका जो ओपनिंग है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। लाइक hyundai hyundai क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कार इंडिया की कंपनी है जो सेम बिजनेस कर रही है कोरिया में, ठीक है। तो जो सेम बिजनेस जो होता है ना, जो सेम लेवल का बिजनेस हो रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई होता है, ठीक है। सैमसंग है प्रोड्यूसिंग मोबाइल्स इन इंडिया, सैमसंग जो है मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडिया में, मतलब सेम लेवल का जहां पे भी बिजनेस होता है वो क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एफडीआई, ठीक है। जैसे कोको कोला कंपनी वो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी उस लेवल की जो भी बिजनेस होगी, उस लेवल की बिजनेस जो भी एफडीआई करेगी, फॉरेन करेगी कंट्री, वो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, ठीक है। वर्टिकल एफडीए क्या होता है, जहां पर डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल में क्या था कि आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो दूसरी कंट्री में भी कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। आपकी रेस्टोरेंट की आपकी जो कंपनी थी वो रेस्टोरेंट थी, मतलब फूड पे आपका फोकस था, तो आप दूसरे कंट्री में भी फूड पे ही फोकस कर रहे हो। सैमसंग अगर मोबाइल पे आपका फोकस था, तो आप दूसरी कंट्री पे भी मोबाइल पे ही फोकस कर रहे हो। दैट इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई, ठीक है। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आप यहाँ पे ये कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो उसका जो पार्ट्स होता है उसका, और फिर आप दूसरी कंट्री जब जा रहे हो तो आप उसके असेंबलिंग पार्ट्स का, मतलब कुछ और का कर रहे हो। कार का ही कर रहे हो, बट कार का जो कुछ और पार्ट्स होता है, जैसे कार का हैंडल का कर रहे हो इंडिया में, और बाहर आप गए साउथ कोरिया में या फिर कहीं और कंट्री में, यूएसए में गए, तो आप उसका व्हील जो चक्का होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो वर्टिकल एफडीआई में आते हैं, ठीक है। टोयोटो क्या है, सेटिंग अप ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, सप्लाई टू इट्स कार प्लांट्स, ठीक है। एप्पल गेटिंग आईफोन असेंबल इन इंडिया व्हाइल डिजाइन एंड मार्केटिंग रिमेन अप्रूव, मतलब एप्पल जो है वो आईफोन जो असेंबल करती है इंडिया में, और जो उसका डिजाइन होता है, जो उसकी मार्केटिंग होती है, वो अब्रोड करती है, मतलब दूसरे कंट्री में करती है। यही होता है हमारा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो प्रोडक्शन है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कार मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पूरा हम डिजाइन कर लिए इंडिया में, पर जो हमारा पॉलिश होता है, जो हमारा कलर हो रहा है, वो फॉरेन में हो रहा है। ये होता है, मतलब हमारा जो स्टेज होता है ना प्रोडक्शन का, वो अलग अलग जो होता है स्टेज, वो होता है हमारा वर्टिकल एफडीआई। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, ठीक है, एप्पल का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडिया में, बट उसका जो डिजाइन है, जो मार्केटिंग है, वो हम दूसरे कंट्री में कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा वर्टिकल एफडीआई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, अनरिलेटेड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट जहां पे आप सेम टाइप का नहीं कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल में तो क्या था कि आप सेम टाइप की बिजनेस कर रहे हो, वर्टिकल में क्या था, आप डिफरेंट स्टेज से प्रोडक्शन कर रहे हो। बट कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे इंडिया में, और दूसरे कंट्री में आप गए तो आप सोफा मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए। तो ये होता है हमारा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। जैसे आप टाटा ग्रुप इन्वेस्टिंग है, ठीक है, वो होटल्स में कर रही है, स्टील में कर रही है, एंड ऑटोमोबाइल्स अब्रोड कर रही है, डिफरेंट बिजनेस। मतलब यहाँ हम कुछ और कर रहे हैं इंडिया में, और बाहर कुछ और कर रहे हैं, कुछ और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो रिटेल में करती है इन्वेस्ट इंडिया में, और दूसरे कंट्री में टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स कर रही है। यही होता है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोड्स एंड फॉर्म्स ऑफ एफडीआई। क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या फॉर्म्स है एफडीआई के, तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जब आप न्यू बिजनेस सेटअप करते हो। व्हेन फॉर एग्जांपल व्हेन गूगल सेटअप अ न्यू डेटा सेंटर इन अ कंट्री लाइक सिंगापुर, मतलब यहाँ जो है आपकी कोई भी थी, आप सोच रहे हो सिंगापुर में एक गूगल का एक कंपनी सेटअप करने का, ये हमारा क्या है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई न्यू बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो दूसरी कंट्री में, दैट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और वही ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मर्जर एक्विजिशन। व्हेन वॉलमार्ट इन्वेस्ट इन फ्लिपकार्ट, मतलब आप वॉलमार्ट का एक तो फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जो है वो इन्वेस्ट करती है फ्लिपकार्ट में। मतलब जब आपकी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसे आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग इन एग्जिस्टिंग कंपनी लाइक वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट इज इक्वल टू
ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जब आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी, आपकी कोई ऑलरेडी वॉलमार्ट कंपनी है, ठीक है, अब आप फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये क्या होगा आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेयर्ड ओनरशिप। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? शेयर्ड ओनरशिप, इसमें क्या होता है, व्हेन अ फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनी शेयर्ड ओनरशिप इन अ बिजनेस इज कॉल्ड ज्वाइंट ओनरशिप। मतलब टाटा ग्रुप एक कंपनी है और स्टारबक्स दोनों मिलके एक कंपनी बनाई है और उनका शेयर्ड ओनरशिप है, दोनों ही ओनर हैं, दैट इज ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। जैसे टाटा ग्रुप और स्टारबक्स ज्वाइंट वेंचर बनाई है और एक न्यू कंपनी बनी है, ठीक है। होली ऑन सब्सिडरी, होली ऑन सब्सिडी में क्या होता है, 100% फॉरेन ओनरशिप होता है। मतलब जब कोई कंपनी आपको मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, आप बोल सकते हो, जैसे कोई इंडिया की कंपनी है और फॉरेन कंपनी में जा रही है, पूरा उनका 100% ओनरशिप मिल गया, फुल कंट्रोल और मैनेजमेंट हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, होली ऑन सब्सिडरी। The wholly owned subsidiary means a company that is completely owned 100% ownership by a foreign parent company, उसे हम foreign parent company भी बोलते हैं, ठीक है। उनका फुल कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है, कोई भी लोकल पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें, 100% ऑनरशिप होता है बिजनेस में, उसे हम होली ऑन सब्सिडरी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सैमसंग ऑपरेटिंग इट्स 100% ऑन यूनिट्स इन इंडिया। मतलब सैमसंग की जो साउथ कोरिया की कंपनी थी वो इंडिया में अब पूरा स्टैब्लिश कर लिए, तो वो क्या हो गया, होली ऑन सब्सिडरी, मतलब उनका 100% ऑनरशिप, ठीक है, पेरेंट कंपनी बन गई। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेटजिक अलायंस, ये क्या होता है। स्ट्रेटजिक अलायंस होता है, इट इज एन एग्रीमेंट वेयर टू और मोर कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर्क टुगेदर। मतलब दो और दो से ज्यादा कंपनी होती हैं जो एक साथ काम करती हैं, उनका एक कॉमन गोल होता है विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी। मतलब दो कंपनी थी, एक ए और एक बी, ठीक है, एक ए और बी एक कंपनी थी और दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाया, उसमें कोई न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है, ये होता है हमारा स्ट्रेटजिक अलायंस, ठीक है। उनका जो गोल है, जो भी गोल है उनका, वो कॉमन होता है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या क्या है इसके, नो न्यू कंपनी इज क्रिएटेड, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपका स्टेटमेंट वाइज रहेगा, ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटजिक अलायंस में यही डिफरेंस है। बहुत बार ये स्टूडेंट्स को डाउट होता है स्ट्रेटजिक अलायंस होता क्या है और ज्वाइंट वेंचर। देखो ज्वाइंट वेंचर है ना, उसमें जब दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनाती है, उसमें एक न्यू एंटिटी फॉर्म होती है, ठीक है। पर जो स्ट्रेटजिक अलायंस है उसमें कोई भी न्यू कंपनी या एंटिटी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। इससे यही डिफरेंस है हमारा ज्वाइंट वेंचर में और स्ट्रेटजिक अलायंस में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी शेयर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस। कंपनी जो है रिसोर्सेज शेयर करती हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं और मार्केट एक्सेस शेयर करती है स्ट्रेटजिक अलायंस में। और सारी जो कंपनी है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते, यूजुअली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और पीरियड। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और एक पीरियड के लिए होता है जो स्ट्रेटजिक अलायंस होता है, ठीक है। एफडीआई रूट्स इन इंडिया, मतलब जब आप एफडीआई करना चाहते हो, जब आप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन सा वे मिलेगा, कौन कौन से रूट होंगे जिससे आप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देयर आर टू रूट्स टू इन्वेस्ट इन फॉरेन। आप फॉरेन में इन्वेस्ट करने के आपके दो रूट होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोमेटिक रूट और एक होता है हमारा गवर्नमेंट रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट वो होता है जिसमें आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती, ठीक है। नो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, मतलब उसमें आपके गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। लाइक आईटी सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स है ना, उसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है उन्हें लेनी नहीं पड़ती है, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट के रूट हैं, प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। लाइक जो डिफेंस सेक्टर है, जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉरेन में। ये है था हमारा रूट्स जिससे आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउ यू इन्वेस्ट इन फॉरेन, देयर आर टू रूट्स टू इन्वेस्ट इन फॉरेन, दैट इज automatic route first and second is government route. In automatic route there is no prior government approval required. In government route there is prior approval required in government route, ठीक है। ये था हमारा रूट। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमारी एफडीआई प्रोहिबिटेड है, कहाँ कहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एकदम अलाउड नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली मना किया गया है, यहाँ पे आप अलाउड नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लाइक एटॉमिक एनर्जी,
क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं ऑलरेडी कि कौन ऐसा, मतलब स्टेटमेंट वाइज रहेगा क्वेश्चन। इसमें से 4 ऑप्शंस ये दिए हुए रहेंगे और एक अलग कोई ऑप्शन रहेगा और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एफडीआई प्रोहिबिटेड है, जहां पे आप एफडीआई नहीं कर सकते, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते फॉरेन में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी एक्टिविटीज। ठीक है, सेकेंड है हमारा लॉटरी बिजनेस। जो लॉटरी बिजनेस है हमारे, वो गवर्नमेंट की जो लॉटरी बिजनेस है, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, कैसीनो, ऑनलाइन बैटिंग, स्पोर्ट्स बैटिंग इटीसी। ठीक है, चीट फंड्स, जो चीट फंड्स होते हैं वो अलाउड नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। निधि कंपनी, जो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज हैं। क्वेश्चन ये आ चुका है ऑलरेडी। ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जो होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं राइट्स, वो अलाउड नहीं है एकदम, एफडीआई में प्रोहिबिटेड है। रियल एस्टेट बिजनेस, जो हमारा रियल एस्टेट बिजनेस होता है लाइक लैंड प्रॉपर्टी, इसमें आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। सीगर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीगर, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट में आपका एफडीआई बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। एक्टिविटीज नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्टिविटीज है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोहिबिटेड 10 आइटम्स जो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉरेन। नेक्स्ट है हमारा थ्योरीज ऑफ एफडीआई। क्या क्या थ्योरीज है एफडीआई के? तो फर्स्ट है हमारा मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी। इट इज गिवन बाय स्टेफन हाइमर। स्टेफन हाइमर ने ये दिया है, a firm invests abroad where it has spatial advantage over local firms. मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी ये बताती है, अब हम इन्वेस्ट तभी करेंगे फॉरेन में जब हमें ना स्पेशल एडवांटेज मिल रहा है लोकल फर्म के अकॉर्डिंग। अगर हम इंडिया में कर रहे हैं तो हमें 10,000 का बेनिफिट्स मिल रहा है, और अगर हम फॉरेन में कर रहे हैं तो हमें 20,000 का बेनिफिट्स मिल रहा है, कुछ स्पेशल एडवांटेज मिल रहा है, तभी हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इट इज प्रपोज्ड बाय रेमन वर्नन। किसने दिया है ये? रेमन वर्नन ने दिया है। क्वेश्चन ये आता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इज गिवन बाय, तो किसने दिया है? रेमन वर्नन ने। ठीक है, एफडीआई डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल। जो एफडीआई है ना, जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो हमारे स्टेज पे डिपेंड करता है। जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे, मतलब 4-5 स्टेज से क्रॉस करती है। सबसे पहले हमारा स्टेज आता है, वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारा मार्केट एक्सपेंड करता है, दैट इज ग्रोथ स्टेज। देन सेल्स सैचुरेशन होता है, मैच्योरिटी आ जाती है मार्केट में कि अब ये प्रोडक्ट उतना अब चलने नहीं लगा। मतलब पहले 2G फोन थी, बाद में 4G फोन आई, देन अब 5G फोन चल रही है, तो हमारा जो मार्केट है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ डिक्लाइन करते जा रहा है। 4G फोन का डिमांड जो है मार्केट में वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो डिक्लाइन कर गया। यही था हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ठीक है, product life cycle, this theory describe the journey of a product from its launch in the market to its withdrawal। मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारी क्या जर्नी रही है प्रोडक्ट में। पहले हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और कैसे हमारा प्रोडक्ट विड्रॉ हुआ। सबसे पहले कीबोर्ड फोन था, तो वो उस टाइम में हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हुई। ठीक है, मार्केट में ग्रो किया, मैच्योरिटी आई, अच्छा खासा सेल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमारे 2G फोन आने लगे, एंड्रॉइड फोन आने लगे, तो उसके बाद जो हमारा मार्केट है वो डिक्लाइन कर गया। दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज। क्या क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम मार्केट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई प्रोडक्ट को, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। एंड की फीचर्स क्या है उसके? उस टाइम में हमारा जो सेल्स है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। बहुत सारे लोग अब उस आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते भी नहीं है, तो आपका जो सेल है वो कम होता है। प्रमोशन उस टाइम में आपका ज्यादा कॉस्ट आता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट न्यू आया है, मार्केट में सारे लोग आपके प्रोडक्ट में जानते नहीं है, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो पहले उनको जानना होगा, इसलिए पहले प्रमोशन करवाना होता है हमें, तो उसका कॉस्ट ज्यादा आता है और प्रॉफिट हमारा कम होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट है। वेरी लिमिटेड कंपटीशन, आपका प्रोडक्ट न्यू ही आया है तो कंपटीशन भी काफी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है,
द प्रोडक्ट स्टार्ट गेनिंग मार्केट एक्सेप्टेंस, मतलब अब हमारा मार्केट में थोड़ा इमेज बन चुका है। अब सारे जो कंज्यूमर्स है वो जानने लगे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। पहले जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे था तो हम हमारे जो कस्टमर्स है वो जानते भी नहीं थे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलने लगा है। फीचर्स क्या है इसके? रैपिड इंक्रीज इन सेल। इससे क्या होता है, जब आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानने लगे हैं, कंज्यूमर्स जानने लगे हैं, तो हमारा जो सेल्स है वो इंक्रीज करता है। राइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारी इंक्रीज करती है। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन हमारी इंक्रीज करती है क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानने लगे हैं, तो कॉम्पिटिशन डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपका प्रोडक्शन और एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपेंड करता है। थर्ड है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। ये क्या होता है? सेल्स रीच देयर मैक्सिमम लेवल। मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होता है जब आपका सेल जो है पिक लेवल पे होता है। अब सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने लगे हैं, आपके प्रोडक्ट को समझने लगे हैं, है क्या आपका प्रोडक्ट, तो उसके बारे में जान चुके हैं। तो वो जो हमारा सेल्स होता है ना, वो पिक लेवल पे होता है। सेल्स एकदम स्टेबल होने लगता है। प्रॉफिट जो है हाईएस्ट लेवल पे होता है। इंटेंस कंपटीशन होते हैं हमारे, कंपटीशन ज्यादा होता है। प्राइस रिडक्शन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उस टाइम हमें ये देखना होता है कि थोड़ा प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में 4G फोन बहुत सारी कंपनी बनाने लगी है, तो हमें प्राइस कम करना होगा। जैसे जियो आई थी, ठीक है, पहले एयरटेल और भी बहुत सारी चलती थी, बट जब जियो एंटर किया मार्केट में, कंपटीशन बढ़ गया, तो हमें एयरटेल का भी जो प्राइस है उसके कम करना पड़ा। तो प्राइस रिडक्शन करना पड़ता है हमारे मैच्योरिटी स्टेज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है उस स्टेज पे। नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइनिंग स्टेज। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीज करने लगती है। जब 5G फोन आ गई तो 4G फोन की डिमांड डिक्रीज कर गई, ठीक है। फॉलिंग सेल्स, उस टाइम क्या हो रहा है, आपका सेल्स जो है वो कम हो गया, ठीक है। प्रॉफिट तो हुई ही हुई, और फिर अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। आपका क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का अवेबिलिटी हो गया। आप 4G फोन भी ले रहे हैं बहुत, कोई कोई 5G फोन भी ले रहे हैं, तो उनके पास ना अब ऑप्शन है, तो जो उनके उनके अकॉर्डिंग अच्छा होगा वो लेंगे वो, ठीक है, कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट में बी विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, और प्रोडक्ट विड्रॉ भी हो सकता है। अब 5G फोन आ गया है तो ऑफ कोर्स ये सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट करेंगे वहां पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, अब 4G फोन लेना एकदम बंद कर देंगे, तो मार्केट से जो 4G फोन है वो विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पैराडिज्म, इससे क्वेश्चन आई है, इस बार भी आई थी। OLI थ्योरी क्या होता है? O का फुल फॉर्म होता है ऑनरशिप, L का फुल फॉर्म होता है लोकेशन, I का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनलाइजेशन। इसका मतलब ये है FDI वही अगर करना चाहिए, इस ये थ्योरी बोलती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें तभी करना चाहिए जब वहां पे हमें ऑनरशिप मिले, ब्रांड की वैल्यू मिले, चीप लेबर, मतलब लोकेशन वाइज चीप लेबर हो, बिग मार्केट हो, इंटरनेशनलाइजेशन मतलब उनका कंट्रोल हो, तभी हमें एफडीआई करनी चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रिक पैराडिज्म में बोला गया है। OLI थ्योरी बोलती है ऑनरशिप, लोकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। दिस थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डनिंग। किसने दिया ये थ्योरी? जॉन डनिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय पीटर बकले एंड मार्क कैसल। किसने दिया ये थ्योरी? पीटर बकले एंड मार्क कैसल ने, ठीक है। फर्म्स प्रेफर्स एफडीआई इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग टू रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क। जो फर्म है वो प्रेफर करती है लाइसेंस देना, जिससे हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो सके और हमारा रिस्क भी कम हो, ठीक है। मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी ये क्या बोलती है? एफडीआई हैपन ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मार्केट। एफडीआई क्यों होता है? जब मार्केट में इम्परफेक्शन होता है, टैरिफ एंड रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई है क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड टू कंट्रोल और मैनेज अ बिजनेस इन अदर कंट्री। जब हम कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं बिजनेस को अनदर कंट्री में, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड ओनली टू अर्न रिटर्न्स फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब जब हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं बिजनेस को दूसरे कंट्री में, तो वो होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम सिर्फ अर्न कर रहे हैं,
फाइनेंशियल एसेट से, वो होता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। इन्वेस्टर्स गेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल इन मैनेजमेंट। एफडीआई में क्या होता है, इन्वेस्टर जो है ऑनरशिप भी उनका होता है, कंट्रोल भी होता है। पर एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता, ना उन्हें कंट्रोल मिलता है ना ही मैनेजमेंट। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्विटी शेयर्स, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी। और एफपीआई का शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। रिस्क लेवल लो होता है एफडीआई में। एफपीआई में हाई रिस्क और हाँ स्टेबिलिटी क्या है, मोर स्टेबल एफडीआई है, हाईली वोलाटाइल है, कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। जो हमारा शेयर्स होते हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इनका जो पर्पस क्या है एफडीआई का, बिजनेस को एक्सपेंड करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। और जो हमारी एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अर्न करना, डिविडेंड, कैपिटल गेन। ठीक है। हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। और ये जो एफपीआई है मेनली अफेक्ट्स कैपिटल मार्केट, लिक्विडिटी। ठीक है। जो एफडीआई है, फॉरेन कंपनी सेटअप अ फैक्ट्री इन इंडिया। जब जब हम फॉरेन कंपनी इंडिया में सेट कर रहे, सेटअप अ फैक्ट्री इन इंडिया, जब फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में सेटअप करती है अपनी फैक्ट्री, तो एफडीआई कहलाता है। जब हम बाय करते हैं शेयर्स, दैट इज एफपीआई। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है हमारा एमसीक्यू क्या है। ठीक है। तो यूजीसी नेट 2020 में जो क्वेश्चन आया है वो है हमारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफर्स फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बिकॉज एफडीआई। क्यों हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से अलग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइड्स मैनेजरियल कंट्रोल। ये शॉर्ट टर्म नेचर में नहीं होता है, स्पेकुलेटिव, प्रोवाइड्स मैनेजरियल कंट्रोल, या फिर इज ओनली इन इक्विटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइड्स मैनेजरियल कंट्रोल। ये हमें मैनेजरियल कंट्रोल प्रोवाइड करती है एफडीआई, इसलिए ये डिफरेंट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट? इसमें से कौन सा ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट है? सेटिंग अप अ न्यू प्लांट एब्रोड, जब हम न्यू प्लांट सेटअप करते हैं। बी है हमारा एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, एक्सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। तो आप बताओ, सेटिंग अप अ न्यू प्लांट एब्रोड, जब हम कहीं न्यू प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो वो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट होगा या फिर ग्रीनफील्ड? तो इसका तो करेक्ट आंसर हमारा है ग्रीनफील्ड। जब ये कुछ मतलब क्वेश्चन में होगा सेटिंग अप अ न्यू प्लांट एब्रोड, जब आप न्यू प्लांट सेटअप करते हो तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। बट एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, जब एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी को एक्वायर करते हो तो होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है। और एक आंसर एक किसका है, ये ए का मतलब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू डनिंग इलेक्ट्रिक थ्योरी, एफडीआई टेक प्लेस ड्यू टू। डनिंग की जो थ्योरी है वो क्या बताती है हमें? अभी मैंने बताया था क्या बताती है, ऑनरशिप, लोकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। जो ओएलआई थ्योरी है वो डनिंग इलेक्ट्रिक थ्योरी है। ठीक है। जो हमें बताती है कि हमें इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए फॉरेन में जब हमें ऑनरशिप की भी एडवांटेज मिले, लोकेशन की भी एडवांटेज मिले और इंटरनेशनलाइजेशन की भी एडवांटेज मिले। ठीक है। तभी हम क्या करते हैं, एफडीआई करते हैं फॉरेन में। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। Which type of FDI is undertaking to secure raw materials? कौन सी ऐसी एफडीआई है जो सिक्योर करती है रॉ मटेरियल्स? तो कौन सा होगा, जो हमारे डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें। तो इस करेक्ट आंसर, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम लेवल के जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल में आता है। कॉन्ग्लोमेरेट में क्या आता है, जब अनरिलेटेड होता है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कार की मैन्युफैक्चरिंग और हम दूसरी कंट्री में अगर फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोफा की मैन्युफैक्चरिंग, तो ये क्या हो गया, एकदम अनरिलेटेड प्रोडक्ट हो गया। वर्टिकल में क्या होता है, जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कार की मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे स्टील की उसके उस फॉरवर्ड वर्टिकल में क्या कर रहे हो आप, रॉ मटेरियल की। तो ये किस में आएगा, वर्टिकल एफडीआई। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे विच सेक्टर इज प्रोविटेड फॉर एफडीआई इन इंडिया। तो कौन सा सेक्टर जो है हमारा प्रोविटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मैं बताई थी अभी, एटॉमिक एनर्जी में आप नहीं कर सकते हो। इन इंडिया एफडीआई पॉलिसी अनाउंस्ड बाई, एफडी की पॉलिसी कौन अनाउंस करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर डीपी डबल आईटी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डीपी डबल आईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो हमारे एफडीआई पॉलिसी को अनाउंस करती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं वो कब आया है, यूजीसी नेट 2023 में लेटेस्ट पैटर्न है ये। तो इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस इन अनदर कंट्री, जब हम सेम लाइन अभी जो मैं बताई थी, जब आप सेम लाइन पे कर रहे हो बिजनेस अनदर कंट्री में, तो वो कौन सा होता है हमारा, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वर्टिकल एफडीआई। और ये कौन सा, सेम लाइन ऑफ कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। ठीक है, जब अनरिलेटेड होता तो कॉन्ग्लोमरेट होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री, ऐसी कौन सी बेनिफिट है जो हमारे होस्ट कंट्री को एफडीआई का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर जब इंक्रीज करती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो है, ये तो एक बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बेनिफिट्स है, कंपटीशन इंक्रीज होना भी एक बेनिफिट्स है, बट ट्रेड बैरियर जब इंक्रीज होगी तो आप एफडीआई नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है हमारा यूजीसी नेट 24 में जो क्वेश्चन आया है, विच थ्योरी एफडीआई ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्ट मैच्योरिटी, मतलब इसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया गया हो, तो इलेक्ट्रिक थ्योरी तो होगा नहीं, उसमें क्या बताया गया था, ओएलआई, ओनरशिप लोकेशन एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी भी नहीं होगी, इसका आंसर होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसमें 4 स्टेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर क्या आता है हमारा, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो इसमें इनोवेशन होता है हमारा, प्रोडक्ट मैच्योर होता है। तो ये था आज का कुछ एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।